अध्याय 8 बाधाओं को पार करना। एक बार लोग अध्ययन कर लें और उनमें पैसे की समझ आ भी जाए, तो भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए उन्हें एक बाधाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। संपत्ति वाला कॉलम जिससे बहुत सारा कैश फ्लो आता है। संपत्ति वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपने को ज़िंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हर दम काम करने के झंझट से मुक्त दे सकता है। ये 5 कारण हैं। नंबर 1 डर, नंबर 2 सनकीपन, तीसरा आलस्य, चौथा बुरी आदतें, पांचवा जिद। कारण नंबर 1 पैसा खोने के डर से पार पाना। मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और मेरी ज़िंदगी में मैं कभी किसी अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान ना उठाया हो। परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से ज़रूर मिला हूँ जिन्होंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है, यह हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी। परंतु समस्या डर नहीं है, समस्या यह है कि आप इस डर को सामना कैसे करते हैं। पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह से लेते हैं। यह आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। यह जिंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं, बल्कि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति की मूलभूत अंतर यह होता है कि वे इस डर से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौक़ों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौक़ों पर डरपोक। मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम में नर्स है। जब भी वह खून देखती है, वह तत्परता से काम में जुट जाती है। जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ, वह भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं नहीं भागता, मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर या फोबिया को समझते थे। कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया हैं। उनका कहना था, पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव यह छोटी पंक्ति थी: अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंक तभी बचत की आदत डालना चाहती है जब आप छोटे होते हैं। अगर आप कम उम्र से शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज़्यादा आसान होगा। मैं इस बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, परंतु 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। बहुत ही बड़ा फ़र्क। कहा जाता है कि विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। मैनहट्टन आइलैंड की खरीद दुनिया की महानतम सौदों में से एक मानी जाती है। न्यूयॉर्क को 24 अरब डॉलर में खरीदा गया था, परंतु अगर उस 24 डॉलर को 8% सालाना ब्याज के निवेश पर किया जाता तो वही 24 डॉलर 1995 के अंत तक 28 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गए होते। मैनहट्टन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों का दोबारा खरीदा जा सकता था, और उसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजलिस से ज़्यादा हिस्सा खरीदा जा सके। मेरा पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है। वह 25 सालों से वहाँ पर है। अगले 5 सालों में वह कंपनी को छोड़ देगा और उसके 401 के रिटायरमेंट प्लान में $40 लाख जमा होंगे। यह मुख्य रूप से अच्छी गति से विकसित हो रहे म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए हैं, जो बाद में बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बदल जाएंगे। नौकरी छोड़ते समय उसकी उम्र केवल 55 साल होगी और उसके पास $3 लाख से ज़्यादा की निष्क्रिय आय होगी, जो कि उसके वेतन से ज़्यादा होगी। अगर आप हारने से डरते हैं या जोखिम लेने से डरते हैं, तो भी यह किया जा सकता है, परंतु आपको जल्दी ही शुरुआत करनी होगी और एक रिटायरमेंट प्लान को बनाना ही होगा। आपको निवेश करने से पहले एक भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लानर की सेवाएं लेनी होगी। परंतु अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है और आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, तो आप किस तरह पैसे खोने से डर का सामना करते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वे केवल इस विषय को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाव था कि मैं टेक्सास के लोगों की तरह सही मानसिकता रखूं। मैं टेक्सास और वहाँ के लोगों को पसंद करता हूँ।
उनका कहना था टेक्सास में हर चीज़ बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वह बड़ी जीत होती है, और जब वे हारते हैं तो वह हार भी अद्भुत होती है। वे हारना पसंद करते हैं? मैंने पूछा। मेरे बहन कहने का भैया मतलब यह नहीं है। कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश हारा हुआ वक्त दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हार ऐसी होती है, अमीर डैडी ने कहा। मैं जोखिम, पुरस्कार और सफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नज़रिए के बारे में बात कर रहा हूँ। वे ज़िंदगी के बारे में इसी तरह सोचते हैं। वे बड़े स्तर पर जीते हैं। वे यहाँ के ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते, जो पैसे के मामले में बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं। जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कॉकरोच घबरा जाते हैं। जब किराने वाला उनके चिल्लर में से चवन्नी कम कर देता है तो वे शोर मचाने लगते हैं। अमीर डैडी समझाते रहे। जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गर्व होता है, और जब वे हारते हैं तो वे सेखी बघाड़ते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैमाने पर हुआ जाए। आप डुप्लेक्स के लिए दिवालिया हो जाएं, इसकी सेखी नहीं भगाड़ी जा सकती। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुप्लेक्स भी नहीं होता। वे माइक और मुझे यह लगातार बताया करते थे कि आर्थिक असफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। ये उनके शब्द थे। फ्रैंक टॉरकेंटन, जो एक वक्त का महान NFL क्वार्टरबैक था, ने इसी बात को दूसरी तरह से कहा है, जीतने का मतलब है हारने से न डरना। मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने यह पाया है कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। जब मैंने आखिरकार मोटरसाइकिल चलाना सीखा तो उसके पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी गोल्फर से नहीं मिला हूँ जिसने कोई गोल्फ बॉल न घुमा दी हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूँ जिनका कभी दिल न टूटा हो। और मैं आज तक कभी ऐसे अमीर आदमी से भी नहीं मिला हूँ जिसने कभी पैसा न गंवाया हो। तो ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे टेक्सास में एक अपनी यात्राओं के बारे में कहानियाँ सुनाया करते थे। अगर आप वास्तव में यह सीखना चाहते हैं कि जोखिम को, हार और असफलता को किस तरह से संभाला जाए, तो सैन एंटोनियो जाकर अब अलेमो को देखें। अलेमो उन बहादुर लोगों की महान कथा है जिनके पास सफलता की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी यह जानते हुए भी उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह पढ़ने योग्य प्रेरक कथा है। वैसे यह एक दुखद सैन्य हार है। वे आखिरकार असफल हुए, वे हार गए। वे टेक्सास के लोग किस तरह असफलता का सामना करते हैं। वे अब चिल्लाते हैं, अलीमों को याद रखो। माइक और मैंने यह कहानी कई बार सुनी। जब भी अमीर डैडी किसी बड़े सौदे को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। जब भी वे पर्याप्त मेहनत कर चुके होते थे और या तो मामला सही हो जाता था या बिगड़ जाता था, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। हर बार जब वे गलती करने या पैसा गंवाने से डरते थे, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। इससे उन्हें ताकत मिलती थी क्योंकि यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को आर्थिक विजय में बदला जा सकता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज़्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाएगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाहते थे। वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगे। वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे। यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरों को पराजित। इससे उन्हें जोखिम उठाने के लिए सीमा लांघने का साहस मिलता था, जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे। इसीलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना पसंद करता हूँ। उन्होंने एक बड़ी असफलता को लिया और उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में बदल लिया, जिससे करोड़ों की आमदनी हो रही है। परंतु उनके सबसे अर्थपूर्ण शब्द शायद ये है, टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं, वे उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे अपनी असफलताओं को लेकर उन्हें नारों में बदल देते हैं।
असफलता टेक्सास के लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करती है, परंतु यह फार्मूला केवल टेक्सास के लोगों का ही फार्मूला नहीं है, यह सभी जीतने वालों का फार्मूला है। जॉन डी रॉकफेलर के शब्दों में, मैं हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी। मैं कहता हूँ यह जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक संयमित जापानी एडमिरल खुशियां मना रहे अपने अधीनस्थों से यह कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते हुए राक्षस को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो, एक नारा बन गया। यह अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक थी, फिर भी इसके कारण उसे जीतने की प्रेरणा मिली। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्दी ही दुनिया में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। असफलता जीतने वालों को प्रेरणा देती है और हारने वालों को बर्बाद कर देती है। यह जीतने वालों का सबसे बड़ा रहस्य और सूत्र है। यह वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महानतम रहस्य यह है कि सफलता जीतने की प्रेरणा देती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टॉरकिंटन के शब्दों में एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, जीतने का मतलब हार से न डरना। आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, परंतु वे निवेश नहीं करते। वह प्रमुख कारण जिसके कारण 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है, यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे केवल फाइनेंशियल प्लानर्स या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज़्यादातर के पास सीडी, कम आमदनी वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बहुत कम स्टॉक्स में बहुत सा नकद जमा होता है। एक सुरक्षित और समझदारी पूर्ण पोर्टफोलियो होता है, परंतु यह जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। यह उस आदमी का पोर्टफोलियो होता है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए, शायद यह 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और यह भयावह है, क्योंकि पोर्टफोलियो न होने से बेहतर है सुरक्षित पोर्टफोलियो। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सुरक्षा को पसंद करता है। सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेश पोर्टफोलियो वह तरीका नहीं है जिससे सफल निवेश अपना खेल खेलते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले तो केंद्रित हो जाएं, संतुलित नहीं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो शुरुआत में वे संतुलित नहीं होंगे। संतुलित लोग कहीं नहीं जाते, वे एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले असंतुलित होना पड़ता है। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगति को देखें। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित थे। जॉर्ज सोरोस केंद्रित थे। उन्होंने उन्हें केंद्रित किया और जर्मन अंक के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। जॉर्ज सोरोस केंद्रित थे। जॉर्ज पैटल ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें केंद्रित किया और जर्मन पंक्ति के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मैजिनॉट लाइन में अपने सैन्य बल को फैलाया था और आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो स्वयं को केंद्रित कर लें। अपने बहुत से अंडों को केवल कुछ बास्केट में रख लें। यह न करें कि गरीब और मध्य वर्ग के लोग करते हैं, वे बहुत कम अंडों को बहुत सी बास्केट में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेल खेलें। अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें, संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं, सुरक्षित खेलें, परंतु इसकी शुरुआत जल्दी करें। अपने अगले अंडों को जल्दी ही इकट्ठा करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें समय लगेगा। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हमें से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने दड़बे में दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, परंतु हम सबके भीतर एक ऐसा ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने ही कहा है, सनकी व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों को डर और शंका हावी हो जाती है। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक व्यक्ति मुझसे बेहतर है। यह हमारी शंकाएं अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं
पैसा वापस न चुका सकूं? क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजना के हिसाब से न हो? या हमारे कई ऐसे दोस्त या प्रियजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों को याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनकी सलाह मांगी हो या ना मांगी हो। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो? या अगर यह इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा हो? शंका के यह तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे दिल पर डर बैठ जाता है। कई बार हम सो भी नहीं पाते। हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं और हर सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं और अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुआ देखते हैं और अपने शरीर के जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ हो। कारण नंबर 3, आलस्य। व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं। हम सभी ने उस व्यवसायी की कहानियां पढ़ी हैं जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है और वह अपनी पत्नी और बच्चों को सुख सुविधा के लिए काफी मेहनत करता है। वह ऑफिस में बहुत देर तक काम करता है और सप्ताहांत में ऑफिस के काम को घर पर ले जाता है। एक दिन वह जब घर लौटता है तो उसे घर सूना मिलता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ छोड़कर चली जाती है। उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच मतभेद है, परंतु उस रिश्ते को ज्यादा मजबूत बनाने के बजाय वह काम में ही व्यस्त रहा। निराश होकर वह अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाता है और उसके काम पर इतना ज्यादा असर पड़ता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। आज मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवाह करने की भी फिक्र नहीं, और ऐसे भी लोग हैं जो इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की परवाह ही नहीं। दोनों का कारण एक ही है, वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाहते हैं क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाहते। उन्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि अंदर से खुद जान वास्तव में अगर आप उन्हें याद दिलाएं तो वे गुस्सा हो जाते हैं और चिढ़ जाते हैं। कारण नंबर 4, आदतें। हमारी जिंदगी पर हमारी शिक्षा से ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की फिल्म कॉनन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी श्वार्ज़नेगर जैसी हो। ज्यादातर साथियों ने सहमत हुए सिर हिला दिया। मैंने तो यह सुना है कि एक समय वह वास्तव में दुबला और कमजोर सा था, दूसरे मित्र ने जोड़ा। हाँ, मैंने भी यह सुना है, एक और दोस्त ने कहा। मैंने सुना है कि वह हर रोज जिम जाता है और उसने वहां कसरत करने की आदत डाल ली है। हाँ, मुझे भी लगता है कि वह ऐसा करता है। समूह के संकालु आदमी ने कहा, मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ हो। इसके अलावा हम अर्नोल्ड की बातें कर रहे ही क्यों रहे हैं? चलो बियर पिए। यह एक उदाहरण है कि किस तरह आदतें व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था। सीधे जवाब देने की बजाय वे चाहते थे कि मैं इसे उदाहरण से सीखूं। अमीर डैडी ने पूछा, तुम्हारे डैडी अपने बिल कब चुकाते हैं? मैंने कहा, हर महीने की पहली तारीख को। क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है? उन्होंने पूछा। बहुत थोड़ा, मैंने कहा। यही वह खास कारण है जिसके कारण उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, अमीर डैडी ने कहा। उनकी आदतें बुरी हैं। तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं, वे खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं और ऐसा भी तभी करते हैं जब उन्हें उनके पास कुछ बचा होता है। सामान्य तौर पर उनके पास कुछ नहीं बचता, मैंने कहा। परंतु उन्हें अपने बिल का भुगतान तो करना ही होता है, नहीं क्या? आप यह तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल को भुगतान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अमीर डैडी ने कहा। मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी तरह विश्वास करता हूँ। मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, सरकार को पैसे देने से पहले। परंतु तब क्या होगा जब आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं हो? मैंने पूछा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? मैं वही करता हूँ, अमीर डैडी ने कहा। मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, चाहे मेरे पास कम पैसा हो। मेरे लिए सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा संपत्ति वाला कॉलम। परंतु क्या सरकार आपके लोग आपके पीछे नहीं पड़ते? मैंने कहा, हाँ, अगर मैं उन्हें भुगतान न करूं, अमीर डैडी ने कहा। देखो, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार का पैसा न दिया जाए। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि खुद को सबसे पहले भुगतान किया जाए, चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो। परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने जवाब दिया। सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है, अमीर डैडी ने कहा। अच्छा, आप ऐसा क्यों करते हैं? प्रेरणा, अमीर डैडी ने कहा। अगर मैं उनका भुगतान नहीं करूं तो कौन ज्यादा जोर से शिकायत करेगा, मैं या मेरे लेनदार? बजाय आपके लेनदार ज्यादा शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे। मैंने संतुष्ट से विकल्प को चुनते हुए कहा। अगर आप खुद को पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे।
तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टैक्स चुकाने और दूसरे लेनदारों को देने के लिए इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे सारे रास्ते खोजने पड़ते हैं। पैसे चुकाने का दबाव मेरी प्रेरणा बन जाता है। मैंने अतिरिक्त काम किया है, दूसरी कंपनियां शुरू की है, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं। हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किए हैं ताकि वह लोग मुझ पर न चिल्लाएं। इस दबाव के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं ज़्यादा सोचने पर मजबूर हुआ हूँ। कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फुर्तीला बना दिया है। अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझ पर कोई दबाव नहीं पड़ता, परंतु मेरे पास कभी पैसा भी नहीं होता तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसा चुकाने का दबाव काफ़ी प्रेरणा बन जाता है। बिल्कुल ठीक, हमें डैडी ने कहा। देखो, सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं। वैसे सामान्य तौर पर पैसा वसूलने वाले सभी लोग डरावने होते हैं। ज़्यादातर लोग इनसे डर जाते हैं। वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते। तुमने उस 96 पाउंड के कमज़ोर आदमी की कहानी तो सुनी होगी